हेलो ऑल स्टूडेंट्स। तो अब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का नेक्स्ट पॉइंट कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स लायबिलिटी टू थर्ड पार्टी। कोई फैसेट पेरेलियम फैसेट डिराइज। तो ये एक प्रिंसिपल है, ये एक सेइंग है, एक इसको हम सिद्धांत भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है? ही हु एक्ट्स थ्रू एन एजेंट एक्ट्स हिमसेल्फ। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति किसी एजेंट के द्वारा कार्य करता है तो ये माना जाता है कि वह स्वयं कार्य कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एजेंट कोई भी एक्टिविटी करता है तो उसके लिए उसका प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होगा। ये माना जाएगा कि ये काम प्रिंसिपल ने किया है। तो अब इसमें क्या है कि थर्ड पार्टी के लिए प्रिंसिपल के लायबिलिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम। सबसे पहले है जब एजेंट नामांकित नियोक्ता की ओर से अनुबंध करता है, व्हेन एजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ ए नेम्ड प्रिंसिपल। सेकंड है व्हेन एजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ ए अननेम्ड प्रिंसिपल, जब एजेंट बिना नाम के नियोक्ता की ओर से अनुबंध करता है। और थर्ड है जब एजेंट अप्रकट नियोक्ता की ओर से अनुबंध करता है, व्हेन एजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर एन अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल। तो हम इन तीनों को अब स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले है जब एजेंट नामांकित नियोक्ता की ओर से अनुबंध करता है, व्हेन एजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ ए नेम्ड प्रिंसिपल। इसका मतलब है कि एजेंट ने प्रिंसिपल के बारे में बताया हुआ है कि ये मेरा प्रिंसिपल है, ठीक है। तो उस केस में जो थर्ड पार्टी के लिए प्रिंसिपल की लाइबिलिटीज़ हैं वो क्या है, उसके रूल्स क्या हैं। सबसे पहले है एजेंट द्वारा अपने अधिकारों के अंतर्गत किए गए कार्य, एक्ट्स ऑफ एजेंट विद इन इज अथॉरिटी। अगर कोई एजेंट अपने अधिकारों के अंदर कोई काम करता है, ठीक है, तो प्रिंसिपल उन सब कामों के लिए थर्ड पार्टी के प्रति रेस्पॉन्सिबल होगा। तो सेक्शन 226 क्या कहता है कि अधिकारों की सीमा के अंतर्गत एजेंट द्वारा किए गए सभी कार्यों के लिए नियोक्ता उसी प्रकार तृतीय पक्ष के प्रति रेस्पॉन्सिबल है जैसे वो काम प्रिंसिपल ने स्वयं किए हों, ठीक है। मान लो ए ने बी को अपॉइंट किया है अपना एजेंट। ए ने बी को अपना एजेंट अपॉइंट किया है कि सी से उसे जो है 1 लाख रुपए कलेक्ट करने हैं। अब बी सी से 1 लाख रुपए कलेक्ट कर लेता है। बी बता देता है सी को कि मैं ए का एजेंट हूँ, और वो सी से 1 लाख रुपए कलेक्ट कर लेता है। तो अब यहाँ पे सी अगर बी ए को पैसे देने से मना कर देता है तो सी की लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बी एज एन एजेंट काम कर रहा है और सी ने बी को पैसे दे दिए, तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि वो पेमेंट किसको चली गई? ए को चली गई, ठीक है। तो अब ए बी के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, सी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई। तो अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो प्रिंसिपल का जो राइट है वो एजेंट को जो अथॉराइज्ड एक्टिविटीज़ हैं उन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसका उन कार्यों तक दायित्व है जो अधिकृत कार्यों को करने के लिए आवश्यक है, ठीक है। यानी कि उन कार्यों तक भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि अथॉराइज्ड एक्टिविटीज़ को करने के लिए जो काम ज़रूरी हैं उनके लिए भी, अगर वो काम भी एजेंट करता है तो उनके लिए भी प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो अगर एजेंट के अधिकार एक लिमिटेड किए जाते हैं तो प्रिंसिपल को उसकी इन्फॉर्मेशन इसे देनी पड़ेगी और थर्ड पार्टी को भी इसकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? एजेंट द्वारा अधिकार से बाहर किए गए कार्य। अगर सेक्शन 227 क्या कहता है कि अगर एजेंट अपने अधिकारों की सीमा से बाहर कार्य करता है तो उसका जो अधिकार से बाहर किया हुआ कार्य है, अगर अधिकार के अंदर किए हुए कार्यों से अलग किया जा सकता है, यानी कि दोनों कामों को, अधिकार के अंदर किए गए और अधिकार के बाहर किए गए कार्य, दोनों को अलग अलग किया जा सकता है, तो प्रिंसिपल सिर्फ उसी पार्ट के लिए ही रेस्पॉन्सिबल होगा जो अपने अधिकारों के सीमा के अंदर काम किए गए हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल है कि एक शिप पे कुछ गुड्स पड़ी हैं, ठीक है। शिप का भी वो ओनर है और उन गुड्स का भी ओनर है। अब वो बी को कहता है कि शिप का इंश्योरेंस करा दे। अब बी क्या करता है कि शिप का तो इंश्योरेंस करा देता है, साथ में अपनी मर्ज़ी से गुड्स का भी इंश्योरेंस करा देता है। अब ए शिप का इंश्योरेंस देने के लिए ही जो है रिस्पॉन्सिबल है
वो गुड्स का इंश्योरेंस देने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बी ने अपने अधिकार से बाहर काम किया और दोनों कामों को अलग किया जा सकता है। अब सेक्शन 2228 क्या कहता है, अगर एजेंट अपने अधिकार से अधिक कार्य करता है और यानी कि अधिकार से बाहर होकर कार्य करता है और उसने जो अधिकार से बाहर होकर कार्य किया है और कुछ काम उसने अधिकार से अंदर किए हैं, तो अगर इन दोनों कामों को अलग अलग नहीं कर सकते तो इस केस में प्रिंसिपल सारे ही कामों को क्या कर सकता है, सारे ही काम को, पूरे ही काम को क्या कर सकता है, उसको एक कैंसिल कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ए बी को एक 500 भेड़ें खरीदने का अधिकार देता है। अब बी क्या करता है, 500 भेड़ें भी खरीद लेता है और साथ में 100 मेमने भी खरीद लेता है 6,000 रुपये में। तो अब यहाँ पे इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। तो अब यहाँ पे क्या है कि उसने पूरे 6,000 रुपये दे दिए, ये तो नहीं पता कि 500 भेड़ों के कितने हैं, 100 मेमनों के कितने हैं, तो इन दोनों को उसने खरीद लिया 6,000 रुपये में। तो अब यहाँ पे जो है ए जो है वो पूरे इस काम को ही क्या कर सकता है, ट्रांजैक्शन को ही समाप्त कर सकता है। फिर नेक्स्ट क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड बाय एजेंट। सेक्शन 238 क्या कहता है कि जो प्रिंसिपल है अपने एजेंट के मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड के अंडर जो काम उसने किए हैं उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और थर्ड पार्टी के लिए भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नोटिस गिवन टू एजेंट, कि एजेंट को दी गई सूचना का प्रभाव। अगर कोई थर्ड पार्टी एजेंट को कोई इन्फॉर्मेशन दे रही है तो ये माना जाएगा कि वो इन्फॉर्मेशन प्रिंसिपल को मिल गई है। अगर एजेंट ये इन्फॉर्मेशन प्रिंसिपल को नहीं बताता फिर भी प्रिंसिपल इस इन्फॉर्मेशन से जो है रिस्पॉन्सिबल होगा। इस इन्फॉर्मेशन को ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं मिली। उसके बाद है एजेंट द्वारा स्वीकृति पर दायित्व, लाइबिलिटी ऑन एडमिशन मेड बाय एजेंट। तो अब इसमें क्या है कि अगर एजेंट एजेंसी के टाइम पीरियड के दौरान अगर कोई बात को, किसी ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट कर लेता है तो ये माना जाएगा कि उसके प्रिंसिपल ने भी ये बात एक्सेप्ट कर ली है। जैसे कि एक केस का एग्जांपल दिया हुआ है कि एक ट्रैवलर ने ट्रेन में अपना उसका सामान जो है वो गुम हो गया, तो जो स्टेशन मास्टर था उसने पुलिस में ये सूचना दी कि ये सामान कुली लेकर भाग गया। तो अब कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया कि स्टेशन मास्टर ने जो बात एक्सेप्ट की है कि ये सामान कुली लेकर भागा है, तो ये माना जाएगा कि ये बात कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि जो स्टेशन मास्टर है वो रेलवे कंपनी का ही एजेंट है। ठीक है, और ये माना जाएगा कि रेलवे कंपनी की ही ये बात एक्सेप्ट की हुई है कि ये सामान कुली लेकर भाग गया है। तो यहाँ पे इस सामान का जो प्राइस है वो कौन पे करेगा, रेलवे कंपनी पे करेगी। यानी कि एजेंट ने जो बात एक्सेप्ट की ये माना जाएगा कि प्रिंसिपल ने भी एक्सेप्ट कर ली। फिर है एजेंट के गलत कार्य एवं लापरवाही। अगर एजेंट ने कोई एजेंसी के कामों के दौरान कोई गलत काम किया है या कोई लापरवाही की है तो जो प्रिंसिपल है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन अगर उसने ऐसे कोई काम अपने पर्सनल कामों के लिए कोई उसने लापरवाही की है, एजेंट ने अपने पर्सनल कामों में कोई लापरवाही की है, तो फिर प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है ए बी का एजेंट है, ठीक है, और ए का ही काम कर रहा था वो। ठीक है, यानी कि बी एजेंट है, ए प्रिंसिपल है और बी एजेंट है। बी एजेंट है और वो ए का ही काम कर रहा था कोई, और उस दौरान उसने साइकिल को उसकी साइकिल उसकी लापरवाही से, बी की लापरवाही से किसी और कार से, गाड़ी से टकरा गई, तो इस केस में ए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा कि व्हेन एजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ अननेम्ड प्रिंसिपल, जब एजेंट बिना नाम के नियोक्ता की ओर से अनुबंध करता है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर एजेंट अपनी थर्ड पार्टी को ये बता देता है कि वो एजेंट ही है, लेकिन अपने प्रिंसिपल का नाम नहीं बताता। अभी हमने पिछले सारी की ये बात करी है कि एजेंट प्रिंसिपल का नाम बता देता है। अब यहाँ पे है कि प्रिंसिपल का नाम नहीं बताता, लेकिन ये बताता है कि वो एजेंट है। यहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट के सभी कामों के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल।
ठीक है, एजेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो थर्ड पार्टी जो है वो प्रिंसिपल के अगेंस्ट ही वो कोई भी केस वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अगर एजेंट पूछने पर भी प्रिंसिपल का नाम नहीं अगर थर्ड पार्टी पूछने एजेंट से पूछती है फिर भी वो प्रिंसिपल का नाम नहीं बताती, तो फिर वो एजेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, व्हेन द एजेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल, जब एजेंट अप्रकट नियोक्ता की ओर से अनुबंध करता है, यानी कि जब एजेंट किसी थर्ड पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, और थर्ड पार्टी को नहीं पता ये एजेंट है, उसे ये लग रहा है कि वो प्रिंसिपल है और एजेंट भी नहीं बताता कि मैं एजेंट हूँ, तो ऐसे प्रिंसिपल को क्या कहेंगे, अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल। यानी कि वो पर्सन एज ए एजेंट ही काम कर रहा है लेकिन वो ये शो नहीं करता कि वो एजेंट है, वो एज ए ना ही थर्ड पार्टी को लगता है ये एजेंट है, ना ही एजेंट बताता है कि वो एजेंट है। तो इस केस में प्रिंसिपल जो है वो अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल कहा जाएगा। तो यहाँ थर्ड पार्टी जो है वो एजेंट के अगेंस्ट ही कोर्ट में केस करेगी, और अगर कोर्ट का डिसीज़न आने से पहले प्रिंसिपल का पता चल जाता है तो वो एजेंट पे भी केस कर सकती है, और थर्ड पार्टी एजेंट पे उसने केस कर रखा है और तो वो प्रिंसिपल पे भी केस कर सकती है। ठीक है, अगर प्रिंसिपल बता देता है कि वो प्रिंसिपल है तो फिर वो खुद ही थर्ड पार्टी के लिए क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। तो इस तरह से ये पॉइंट है इसका। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से करना है, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको पूछ लेना।